हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल व्यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे पादपों के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया था हमने। एक तो बृहदमात्रिक पोषक तत्व, दूसरा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे हम। बृहदमात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो हैं वे उनकी जो संख्या होती है पादपों के अंदर 17 होती है। कितनी संख्या होती है? 17 होती है। उनको हमने डिवाइड किया था। बृहदमात्रिक पोषक तत्वों के अंदर हम 9 तत्व रखे हमने और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंदर हमने 8 तत्व रखे। इस प्रकार टोटल कितने तत्व हो गए थे? 17 हो गए थे। उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम बात कर चुके थे कि जो बृहदमात्रिक पोषक तत्वों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे हम। नेक्स्ट हमने बात कर ली थी नाइट्रोजन के बारे में बात कर ली थी। और आज हम बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे। तो जो ये जो है ये भी हमारे पास क्या है? बृहदमात्रिक पोषक तत्व है। कैसा तत्व है? बृहदमात्रिक पोषक तत्व। बोले तो मैक्रो एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट्स है ये? मैक्रो एलिमेंट्स है। अब देखिएगा यहाँ पर हम फॉस्फोरस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे फॉस्फोरस जो होता है उसका उपयोग जो होता है, यानी कि पादप जो होते हैं वो किस प्रकार उपयोग करते हैं या किस रूप में उपयोग करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पादप होते हैं फॉस्फोरस को आयन्स के रूप में अवशोषित करते हैं। किसके रूप में? आयन्स के रूप में अवशोषित करते हैं। आयन्स के रूप में, आयन्स के रूप में। और वो आयन्स हमारे पास क्या है? H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस, यानी कि अकार्बनिक जो फॉस्फेट आयन्स हैं उनके रूप में जो पौधे जो होते हैं वो पौधे की जड़ जो होती है मृदा से इनको अवशोषित करती हैं। किसको अवशोषित करती हैं? अकार्बनिक फॉस्फेट को। ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पादप की जो जड़ जो होती है वो फॉस्फोरस को आयन्स के रूप में ग्रहण करती हैं। और आयन्स के रूप में हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के आयन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये घुलनशील अकार्बनिक फॉस्फेट कहलाते हैं, H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस। इनके रूप में जड़ें जो होती हैं इस फॉस्फोरस का क्या करती है? अवशोषण का कार्य करती है। अब यहाँ अवशोषण हो गया, उसके बाद में अब हम यहाँ देखते हैं कि एक बात यहाँ पर ये आती है कि इसका जो स्थानांतरण होता है, जिस रूप में ये अवशोषित करती हैं जड़ें उसी रूप में क्या करती है? इसका स्थानांतरण करती है। लेकिन इसका संग्रह जो होता है वो किसके रूप में होता है? कार्बनिक रूप में। किस फॉर्म में होता है? कार्बनिक रूप। भाई यहाँ पर स्थानांतरण जो ट्रांसफर हो रहा है वो तो किसके रूप में हो रहा है? अकार्बनिक फॉर्म में। अकार्बनिक फॉर्म मतलब अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में इसका क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर पादपों के अंदर देखा जाए तो ये संग्रह होता है, इसका जो ये जो पाया जाता है ये किस रूप में पाया जाता है? कार्बनिक फॉर्म में पाया जाता है। तो ये याद करने वाली बात है हमारे पास कि इसका स्थानांतरण तो कार्बनिक फॉर्म में, अकार्बनिक फॉर्म में होता है, लेकिन इसका जो संग्रह होता है या ये पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है? कार्बनिक रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका उपयोग क्या है। पादपों के अंदर इसका उपयोग क्या है? तो पादपों के अंदर क्या है? ये फॉस्फोलिपिड के निर्माण में भाग लेता है। किसके निर्माण में भाग लेगा? फॉस्फोलिपिड। और हम जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो होता है कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है। हमने आपको बताया था सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की। तो यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पर फॉस्फोरस, ये जो फॉस्फोरस है यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के निर्माण में भाग लेता है। इस कारण क्या है? ये हम बात कर सकते हैं कि इसका उपयोग क्या है पादपों के अंदर? फॉस्फोलिपिड के निर्माण में या संश्लेषण में। और जिसका उपयोग किस में होता है? कोशिका झिल्ली बनाने में। जिसका उपयोग किस में होता है? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बनाने में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक कमल के निर्माण में भी इसका भाग उपयोग होता है। न्यूक्लिक कमल हमारे पास DNA और RNA होते हैं। क्या होते हैं? DNA और RNA। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, DNA RNA जो होते हैं वहाँ पर भी क्या है? इनका जो प्रमुख संगठन होता है, इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में। 3 घटक होते हैं। एक तो होती है शर्करा होती है, आपको पता है। एक तो क्या होती है? शर्करा, जिसे हम राइबो शर्करा या डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं। राइबो शर्करा या डीऑक्सी
राइबोज शर्करा शुगर, और दूसरा होता है N2 बेस, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, और तीसरा पार्ट क्या होता है, हम फॉस्फोरिक अम्ल होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है जिसे H3PO4, ये जो होता है H3PO4, इसके ये जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है फॉस्फेट आयन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, फॉस्फेट आयन का, PO4 3- आयन के रूप में पाया जाता है। किसके अंदर, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पाया जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फॉस्फोरस है पादपों के अंदर किस प्रकार उपयोगी है। एक तो फॉस्फोलिपिड के निर्माण में उपयोगी है, दूसरी बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में फॉस्फोरिक एसिड के रूप में ये फॉस्फोरस पाया जाता है, यानी कि यहाँ भी फॉस्फोरस का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सह एंजाइम के रूप में। सह एंजाइम जैसे निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, NADP। क्या है इसका फुल फॉर्म, निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP। इसके निर्माण में क्या है, ये भाग लेता है। सहएंजाइम है, ये कोएंजाइम है। कोएंजाइम के निर्माण में भी क्या काम आता है, फॉस्फोरस काम आता है। नेक्स्ट ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पर भी फॉस्फेट आ रहा है, तो ATP के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, फॉस्फेट का या फॉस्फोरस का निर्माण उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पादपों के अंदर जो है इसका जो यूटिलाइजेशन है किसका, फॉस्फोरस का, वो किसके रूप में है, फॉस्फोलिपिड के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, और सह एंजाइम के निर्माण में, इनके रूप में इसका उपयोग होता है फॉस्फोरस का। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर पादपों के अंदर फॉस्फोरस की कमी आ जाए, अगर पादपों के अंदर फॉस्फोरस की क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उस कमी के कारण क्या है, कुछ न्यूनता लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी कि कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं फॉस्फोरस की कमी के कारण। तो उनमें हम बात करते हैं पत्ती एवं तने में एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण हो जाता है। जब फॉस्फोरस की कमी होती है पादपों के अंदर तो उनकी पत्तियों में और तने में किसका निर्माण होता है, एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण हमने कल बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया था हमने कि जो एंथोसाइनिन वर्णक निर्मित होता है तो कैसा रंग हो जाता है पत्तियों का, बैंगनी और गुलाबी रंग हो जाता है। पत्तियों का रंग हरे होने के बजाय क्या हो जाता है, बैंगनी और गुलाबी रंग हो जाता है। किसके कारण, एंथोसाइनिन वर्णक कारण। ये कब निर्मित हो रहा है, जब फॉस्फोरस की कमी हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समय से पूर्व पत्तियों का झड़ना। समय से पूर्व पत्तियों का झड़ना, पत्तियां क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। समय से पूर्व पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं, ये भी किसकी कमी के कारण होता है, फॉस्फोरस की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, एधा की सक्रियता कम हो जाती है। एधा जो होती है ना, एधा, ये कैम्बियम बोलते हैं इसको। हमने जब आपको एनाटॉमी पढ़ाई थी 11वीं क्लास के अंदर, तो वहाँ पर हमने बताया था आपको कि जो एनाटॉमी के अंदर हम बात करते हैं, एधा जो होती है किसका निर्माण करती है, संवहन ऊतकों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करती है। तो वहाँ पर जब ये एधा की कमी आ जाती है, किसकी कमी के कारण, फॉस्फोरस की कमी के कारण एधा की कमी आ जाती है, तो एधा की सक्रियता कम हो जाती है। किसके कारण, फॉस्फोरस की कमी के कारण। तो जिसके फलस्वरूप क्या है, जो संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम है, वो भी प्रॉपर तरीके से निर्मित नहीं होते, जिसके कारण क्या है, इनके जो कार्य प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या हो जाता है, वृद्धि भी अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, एक तरह से कम हो जाती है। फलस्वरूप पौधे क्या हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, स्टंट रह जाते हैं। पौधे कैसे रह जाते हैं, स्टंट या बोने रह जाते हैं। यानी कि जब वृद्धि नहीं होगी पादपों के अंदर तो क्या है, पौधे क्या रह जाएंगे, बोने रह जाएंगे। तो ये हमारे पास फॉस्फोरस की कमी के कारण कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे, अभाव या न्यूनता के लक्षण थे। एक इंपॉर्टेंट जो लक्षण है हमने बताया वो इसके रूप में बता रहे हैं हम यहाँ नोट डाल के, कि फॉस्फोरस की अत्यधिक न्यूनता के कारण, फॉस्फोरस की अत्यधिक न्यूनता के कारण पत्तियों और फलों में उत्तक क्षेत्र बन जाते हैं। फॉस्फोरस की अत्यधिक कमी के कारण पत्तियां और फलों के अंदर धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। उन धब्बों में क्या है, उत्तक नष्ट हो जाते हैं। उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, उत्तक क्षय क्षेत्र कहते हैं, उत्तक क्षय क्षेत्र कहते हैं, या नेक्रोटिक रीजन बोलते हैं इनको। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तक क्षय क्षेत्र किस तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है। उत्तक क्षय क्षेत्र किस तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण, फॉस्फोरस की कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 स्टार वाला क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको, 5 स्टार वाला।
तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि फास्फोरस की अत्यधिक कमी के कारण क्या है, पत्तियों में उत्तक नष्ट हो जाते हैं, फलों में उत्तक नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण पत्तियों और फलों पर क्या हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। उन्हें कहते हैं उत्तक क्षेत्र या नेक्रोटिक रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्रोटिक रीजन। अब जिस प्रकार हमने फास्फोरस के बारे में बताया हमने, अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कैल्शियम के। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो होता है उसका जो अवशोषण रूप होता है, कैल्शियम को किस रूप में अवशोषित किया जाता है मृदा से जड़ों के द्वारा, वो कैल्शियम आयंस के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, कैल्शियम आयंस के रूप में, Ca2+ आयंस के रूप में अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जड़ों के द्वारा। कहाँ से किया जाता है, मृदा से। कहाँ से किया जाएगा, मृदा से अवशोषित किया जाएगा। अब ये अवशोषण रूप हो गया, इसका अवशोषण योग्य हो गया पार्ट, कैल्शियम आयंस के रूप में अवशोषित किया जाता है। डायरेक्ट इसको कैल्शियम को अवशोषित नहीं किया जाता, किसके रूप में अवशोषण किया जाता है इसका, कैल्शियम आयंस के रूप में। अब हम बात करते हैं उसका उपयोग। कैल्शियम का जो पादपों के अंदर जो यूटिलाइजेशन है, उपयोग है, महत्व है, वो क्या है। तो महत्व में हम ये देखते हैं कि ये मूल रोम के विकास को प्रेरित करता है। मूल रोम के विकास को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। मूल रोम क्या होता है, जड़ों पर जो मूल रोम जो होते हैं, रूट हेयर, जो मूल रोम होते हैं वो जड़ों पर सूक्ष्म रोम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो जल अवशोषण का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं, जल अवशोषण का कार्य करती हैं। रूट हेयर जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, रूट पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, रूट पे पाए जाते हैं। रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं। कैसी होती है ये, एक कोशिकीय। कैसी होती है, एक कोशिकीय संरचना होती है, जल अवशोषण का कार्य करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, मूल रोम जो होते हैं उनका विकास क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा मिल रही है तो यहाँ पर क्या है, मूल रोम का विकास प्रेरित होता है। मूल रोम सही तरीके से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, जिससे अधिकतम क्या होता है, जल अवशोषण क्रिया होती है। नेक्स्ट, कोशिका कला की पारगम्यता को भी बदलता है ये। कैल्शियम आयन जो होता है किसका नियंत्रण करता है, कोशिका कला की पारगम्यता। कोशिका कला की पारगम्यता का मतलब होता है, पारगम्यता मतलब कोशिका के आर पार जाने की क्षमता, पदार्थों का कोशिका के आर पार जाना क्या कहलाता है, पारगम्यता। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो पारगम्यता है उसको कौन कंट्रोल करता है, कैल्शियम आयन कंट्रोल करता है। अगर कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाएगी तो कोशिका की पारगम्यता क्या हो जाती है कि कम हो जाएगी, और कैल्शियम आयन की मात्रा कम होगी तो पारगम्यता क्या है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका विभाजन एवं कोशिका विवर्धन को, ये भी प्रभावित करता है ये हम कह सकते हैं कोशिका विभाजन जो होता है, एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4 कोशिका, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या करता है, ये कैल्शियम आयन क्या प्रभावित करता है। अगर कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी तो कोशिका विभाजन क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्या होगा, कोशिका विभाजन कम होगा, और कोशिका विभाजन जब कम होगा तो कोशिका विवर्धन यानी कि कोशिकाओं की संख्या में भी क्या होगी, कमी होगी, यानी कि कोशिका संख्या बढ़ोतरी में भी क्या हो जाएगी, कमी होगी। यहाँ पर हम ये देखते हैं। तो ये कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। एक तरह से न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को जोड़ने में काम करता है ये, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को जोड़ने का कार्य करता है ये कौन, कैल्शियम आयन न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें हम कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। ट्रांसपोर्ट होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गमन करते हैं यानी कि स्थानांतरित होते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में झिल्ली की सहायता से, तो वहाँ पर जो कैल्शियम आयन होता है वो वाहक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, वाहक की तरह कार्य करता है, वाहक की तरह। कैल्शियम जो आयन है किसकी तरह करेगा, वाहक की तरह कार्य करेगा, ले जाने की तरह, यानी साधन के रूप में काम करेगा। ये मतलब झिल्ली के पार करने में इनको सहायता देता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज, और प्रोटीन बोले तो एमिनो एसिड। प्रोटीन और एमिनो एसिड, प्रोटीन किसके रूप में, एमिनो एसिड के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। ये जो दोनों प्रक्रिया है ये किसके सहायता से क्या होती है, स्थानांतरित होती है, कैल्शियम आयन की सहायता से स्थानांतरित होती है कोशिका के पार। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब इनका परिवहन होता है तो कैल्शियम जो आयन होता है एक वाहक की तरह कार्य करता है, कैरियर की तरह कार्य करता है, ले जाने की तरह कार्य करता है इसको।
झिल्ली पार करा देता है कुल मिला के। डायरेक्ट ये झिल्ली पार नहीं कर पाते तो क्या है, इनसे जुड़कर, वाहक से जुड़कर क्या है, ये प्रोटीन और एमिनोमल क्या है, सॉरी प्रोटीन के रूप में एमिनोमल और कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज क्या होता है, ये झिल्ली पार होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ तो हमने इनकी देखा क्या उपयोग देखा कि मूल रोम निर्माण को प्रेरित करेगा, कोशिका कला की पारगम्यता को प्रभावित करेगा, कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन को नियंत्रित कर रहा है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को जोड़ने का कार्य कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट और एमिनोमल के परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में सहायक है, ये ट्रांसपोर्ट में सहायक है। ठीक है, अब हम बात करें कि कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो पादपों के अंदर, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए पादपों के अंदर तो क्या होगा, कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, हरित लवक जो है सही तरह से कार्य नहीं कर पाता है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है पत्तियों के अंदर पाया जाता है, पादपों के अंदर पाया जाता है, वो सही तरीके से काम नहीं करता, अर्थात उसकी कमी हो जाती है। तो उसकी कमी के कारण क्या होता है, पत्तियों के किनारे पर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से ये, पत्तियों के किनारे पर, पत्तियों पर बीच में अगर हरी मीनत आ रही है वो अलग बात है, वो नाइट्रोजन की कमी के कारण आ रही है, लेकिन यहाँ पत्तियों के किनारे वाली बात आ रही है। किसकी बात आ रही है, किनारे वाली बात आ रही है। तो पत्तियों के किनारे पर अगर हरी मीनत दिखाई दे रही है, हरापन गायब है पत्तियों के किनारे पर, तो वो किसकी कमी के कारण हो रहा है, कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण हो रहा है, कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है। अब नेक्स्ट है, पत्तियों के आकार में विकृति हो जाती है, यानी कि पत्तियों का आकार जो होता है वो बिगड़ जाता है, सामान्य आकार नहीं रहकर उसका दूसरा रूप ग्रहण कर लेते हैं, टूटी फूटी या पत्तियां बन जाती हैं। और इसके अलावा जो शीर्ष होता है, पौधे का जो शीर्ष भाग होता है वो क्या करता है, झुक जाता है। पौधे का जो शीर्ष भाग है, पौधे का शीर्ष भाग क्या हो जाता है, झुक जाता है, और झुक के हुक समान बना लेता है, ये संरचना बना लेता है, हुक समान संरचना बना लेता है, जिसे कहते हैं अंकुशित, क्या बोलते हैं इसको, अंकुशित शीर्ष बोलते हैं इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है ये, तो बहुत बता रहा हूं मैं आपको। एक तो किनारे पर हरी मीनता, दूसरा विकृति भी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर, विकृति जो होती है। और अंकुशित शीर्ष जो है वो किस तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है, तो किस तत्व की कमी के कारण दिखाई देता है अंकुशित शीर्ष, किसकी कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट पुष्पन काल जो है इसको प्रभावित करता है, कैल्शियम की कमी के कारण क्या है, पुष्पन काल देरी से आता है, यानी कि पौधों में पुष्प जो होते हैं वो देर से लगते हैं, शीघ्र पुष्प नहीं लगते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जड़ें की जो अपूर्ण विकसित होती हैं, जड़ें क्या होती हैं, कैल्शियम कमी के कारण क्या है, अपूर्ण विकसित होती हैं, जड़ों का विकास कम होता है, पूर्ण विकसित या सही तरीके से या सही ढंग से क्या है, जड़ें विकसित नहीं हो पाती, जिलेटिनीकृत हो जाती हैं, जिलेटिनीकृत हो जाती है। कैसी हो जाती हैं, जिलेटिनीकृत हो जाती है, जिलेटिन का जमा हो जाता है इन पर, जड़ों पर क्या हो जाता है, जिलेटिन का जमा हो जाता है, जिस कारण ये जिलेटिनीकृत जड़ बोलते हैं इनको। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार वाला क्वेश्चन है ये। कैल्शियम की कमी के कारण क्या है, कोशिका भित्ति का जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति के निर्माण में कैल्शियम जो है कैल्शियम पैक्टेट के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है, कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट के रूप में भित्ति को निर्मित करता है ये। मिडिल लेमिला होता है ना, मिडिल लेमिला, कोशिका दो पादप कोशिकाओं के बीच में जो लेमिना पाया जाता है, मध्य भित्ति पाई जाती है, मध्य भित्ति पाई जाती है, उस वो किससे बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। तो अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है तो लचीलापन कम हो जाता है, शाखाएं सख्त हो जाती हैं, जो फल होते हैं वो कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लचीलापन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, किसकी कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, दोबारा आपको बता दूं मैं, एक तो कोशिका कला की पारगम्यता का नियंत्रण करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कोशिका कला की पारगम्यता का नियंत्रण। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट एमिनोमल के परिवहन में भाग लेता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, किनारे पर हरी मीनत आती है, और उसके बाद में पत्तियाँ विकृत हो जाती हैं, अपने आकार में सामान्य आकार को खो देती हैं, टूटी फूटी हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और नेक्स्ट, जो शीर्ष भाग होता है वो झुक जाता है, जिसे अंकुशित शीर्ष कहा जाता है। और लास्ट जो बात है हमारे पास वो है कि इनका लचीलापन समाप्त हो जाता है, कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है। और लचीलापन समाप्त होने के कारण क्या होता है, जो फल होते हैं लचीलापन समाप्त होने के कारण क्या है, फल जो कैसे होते हैं, सख्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सख्त, कठोर हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम की कमी और उसके उपयोग, और हम ये कह सकते हैं कैल्शियम को किस रूप में अवशोषित किया जा रहा है पादपों के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया आपने। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पोटेशियम के बारे में। नेक्स्ट कैल्शियम के बाद हम बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम जो होता है इसको के से दर्शाते हैं, प्रतीक इसका क्या है के। और मृदा के अंदर अगर इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं, मृदा के अंदर ये पोटेशियम जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है? तो पोटेशियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। पोटेशियम जो है मृदा के अंदर किस रूप में पाया जाता है? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। और अब हम बात करें अगर ये, तो ये अवशोषित किस रूप में होता है? आयन्स के रूप में होता है। किसके रूप में होगा? आयन्स के रूप में। कौन सा आयन्स के रूप में? पोटेशियम आयन्स के रूप में, K+ आयन्स के रूप में ये अवशोषित होता है। तो यहाँ हम ये देख चुके हैं कि पोटेशियम जो होता है मृदा के अंदर पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। अवशोषित रूप जो है इसका पोटेशियम आयन्स है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका यूटिलाइजेशन, इसका उपयोगिता क्या है पादपों के लिए। तो पादपों के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। किस में उपयोगी होता है? ये प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट पहली बात तो क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। दूसरा, रंध्रों की जो गति होती है, खुलना और बंद होना, उसमें भी क्या है इसकी उपयोगिता होती है। पोटेशियम आयन की हमने बताया भी था, पोटेशियम आयन क्रियाविधि रंध्रों की गति के अंदर बताया था हमने आपको। तो यहाँ पर क्या है, रंध्रों की जो गति होती है K+ आयन के बाहर निकलने और K+ आयन के अंदर जाने से क्या है, रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परासरण नियंत्रण में, परासरण नियंत्रण पे कोशिका की जो परासरण सांद्रता होती है, उसको नियंत्रण करने में काम करता है, ये उसको कंट्रोल करने में काम करता है। कौन? पोटेशियम आयन। नेक्स्ट, कोशिका द्रव जो होता है, सेल साइटोप्लाज्म जो होता है, उसका प्रमुख घटक के रूप में पाया जाता है ये पोटेशियम आयन। कोशिका द्रव जो होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव होता है उसका एक प्रमुख घटक होता है, इंपॉर्टेंट घटक होता है ये। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार वाला क्वेश्चन है या स्टार वाला पॉइंट है ये हमारे पास। ये स्टार वाला देखो, इसके अंदर क्या होता है, मूल शीर्ष, प्रौढ़ शीर्ष और युवा पत्तियों के अंदर इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये। मूल शीर्ष के अंदर यानी कि जड़ के शीर्ष भाग पर, प्रौढ़ शीर्ष यानी कि तने के शीर्ष भाग पर, और युवा पत्तियां जो कि नवनिर्मित पत्तियां होती है, नई पत्तियां होती है, उन पत्तियों के अंदर क्या है, इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? पोटेशियम आयन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये इनकी यूटिलाइजेशन हो गया, इनका उपयोग है प्रकाश संश्लेषण में, रंध्रों की गति में, परासरण नियंत्रण में, कोशिका द्रव का प्रमुख घटक के रूप में, और मूल शीर्ष, प्रौढ़ शीर्ष और युवा पत्तियों के में ये क्या है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उनके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी न्यूनता के लक्षण। अगर पादपों के अंदर पोटेशियम की कमी आ जाए, तो फिर पादपों के अंदर कौन से लक्षण प्रकट होंगे? तो पहला जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो पत्तियां कुरवित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कुरवित हो जाती हैं और हरिमीनता दिखाई देने लगती है। कुरवित मतलब होती है मुड़ी तुड़ी हो जाती है, मुड़ जाती है एक तरह से। पत्तियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती हैं एक तरह से। क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, छोटी रह जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, तो मोल्टेल्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ हरिमीनता भी दिखाई देने लगती है, यानी कि क्लोरोफिल का निर्माण जो है या कह सकते हैं परिणत का निर्माण भी क्या है, पोटेशियम की कमी के कारण। पोटेशियम की कमी के कारण क्या है, हरिमीनता दिखाई देती है, यानी कि परिणत का निर्माण भी कम हो जाता है, जिस कारण क्या पत्तियाँ का हरापन जो है वो एक तरह से कम हो जाता है। पत्तियों का हरापन क्या हो जाता है? कम हो जाता है और पत्तियाँ पीली दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट तने की वृद्धि रुक जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, इन पॉइंट्स को मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताया, लिखवाया है। यहाँ पर देखिएगा, पत्तियां कुरवित, मोल्टेड और हरिमीनता दिखाई देती है। हरिमीनता तो क्या है, जनरली सामान्य लक्षण है, लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण आ रही है हरिमीनता, तो ये तो कोई ज़्यादा बात नहीं। लेकिन यहाँ पत्तियां मोटल्ड है ना, मोटल्ड, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पत्तियां मोटल्ड किस तत्व की कमी के कारण होती हैं? पोटेशियम तत्व की कमी। किसके कारण? पोटेशियम तत्व की कमी के कारण। नेक्स्ट, पौधे का जो तना होता है उसकी वृद्धि रुक जाती है। अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो पौधे के जो तना होता है उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है, यानी कि उसका जो बढ़ना है, एनलोगेशन पे है, विवर्धन है, एक तरह से लंबाई में बढ़ना है, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब उसके कारण क्या है, जो पौधा होता है वो छुपाक्ष रह जाता है। कैसा बन जाता है? छुपाक्ष। छुपाक्ष का मतलब होता है झाड़ी जैसा,
भाई झाड़ियाँ क्या होती है, उनमें तने की लंबाई क्या होती है, कम होती है ना, तो तने की लंबाई कम हो जाएगी तो पौधा कैसा रह जाएगा, झाड़ी जैसा हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। BUSHY बुशी मतलब होता है झाड़ी जैसा, पौधा कैसा, झाड़ी जैसा। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छुपाक्ष, क्या बोलते हैं, छुपाक्ष। तो यानी कि तने की वृद्धि कम हो जाती है पोटेशियम आयन की कमी के कारण। इसके कारण क्या है, पौधा झाड़ी जैसा दिखाई देने लगता है, झाड़ी जैसा बन जाता है, झाड़ी जैसा रह जाता है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा होने लगता है। अगर पोटेशियम आयन की कमी हो जाए तो कोशिका भित्ति में किसका जमा होने लग जाता है, लिग्निन का जमा होने लग जाता है। लिग्निन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट रूपी पदार्थ है। अब जब कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा होगा तो कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, मोटी होने लग जाएगी, थिक बन जाएगी। कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, थिक, मोटी हो जाती है। किसके कारण, पोटेशियम की कमी के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्षण, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता होती है पौधों के अंदर, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसकी कमी के कारण, पोटेशियम आयन की कमी के कारण। तो यहाँ पर हमने देखा पोटेशियम आयन की न्यूनता के प्रमुख जो लक्षण है वो क्या है, पत्तियाँ कुर्वित हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, हरी मीनता दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट, तने की वृद्धि रुक जाती है जिस कारण पौधा जो है झाड़ी जैसा दिखाई देने लगता है। कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमा हो जाता है और जिससे क्या है, कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। नेक्स्ट, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है पादपों के अंदर वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने अब तक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम 7 पोषक तत्वों के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, वो करेंगे एक मैग्नीशियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नीशियम के बारे में। उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज इतना ही, ओके। अच्छा, एक पॉइंट्स और रह गया यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम भी है हमारे पास इस वीडियो के अंदर अभी। तो यहाँ एक क्वेश्चन उभर रहा है, क्रांतिक तत्व क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्रांतिक तत्व बोलते हैं। क्रांतिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी मृदा में कमी होती है, जिनकी सामान्य मृदा में क्या होती है, कमी होती है। भाई पादपों के लिए वे आवश्यक तत्व जो कि मृदा में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी जिनकी कमी पाई जाती है, वो तत्व क्या कहलाएंगे, क्रांतिक तत्व कहलाएंगे। अब क्रांतिक तत्व के अंदर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को सम्मिलित करते हैं। किसको सम्मिलित करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को सम्मिलित करते हैं। इन तत्वों की मृदा में क्या होती है, कमी पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, क्रांतिक तत्व कहते हैं। अगर इनकी कमी जो है और भी कम हो जाए तो उस मृदा के अंदर क्या है, जो पादप होते हैं वो वृद्धि विकास नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। और ये रासायनिक उर्वरकों के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है। हमने बात की पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में, जो कि रासायनिक उर्वरक के रूप में भाग लेते हैं और काम आता है। नाइट्रोजन जो है यूरिया, जिसके बारे में बात की, DAP है, फास्फोरस है, उसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक है हमारे पास क्या है, यूरिया और DAP, डाईअमोनियम फॉस्फेट। ये जो DAP है, यूरिया है, ये क्या है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये क्रांतिक तत्व पाया जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, मृदा के अंदर इनकी कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं एक तरह से। और चूंकि ये मृदा में कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, क्रांतिक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, ओके।